तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बीटीसी क्लास 7 अध्याय नंबर 15 जीवों में श्वसन। देखिए, नाम से ही समझ में आएगा कि किसके बारे में बात हो रही है, जीवों के बारे में बात है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सभी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। यदि हम सांस लेना और छोड़ना बंद कर दे तो क्या होगा? इसके लिए क्रियाकलाप दिया हुआ है। आप ना एक प्रयोग करो, अपना नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो। घड़ी में समय देखने के लिए दूसरे हाथों से कहें कितनी देर तक सांस आपसे रुक पाया, आपने क्या अनुभव किया। इस तरह हम देखते हैं लंबी अवधि तक सांस नहीं रोका जा सकता। क्या आपको मालूम है एक सामान्य व्यक्ति जो होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन, प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है? क्रिया करके देखते हैं। पहले छात्रों का नाम लिखिए और वो 1 मिनट में सांस लिए गए सांस की संख्या वो काउंट कीजिए और लिखिए यहाँ पे। देखिए, अब हम कोई शारीरिक काम करते हैं, दौड़ते हैं या कसरत करते हैं, क्या सांस लेने की दर जो होती है समान स्थिति के अनुसार होती है? क्या आपको लगता है कि आप दौड़ के आइए 10 किलोमीटर और अब सांस जो लीजिए एकदम नॉर्मल की तरह रहिएगा? पता लगाए ऐसी कौन सी स्थिति है जब सांस लेने की दर बढ़ जाती है। चलिए आती है इसमें फिर से वही काम। छात्र का नाम लिखिए, विराम में चलने के बाद उसका देखिए 10 मिनट बाद वो के बाद दौड़ने के बाद उसका सांस देखिए प्रति मिनट कितना दौड़ रहा है। फिर 100 मीटर दौड़ने के बाद देखिए उसका सांस कैसे दौड़ रहा है। ये लिस्ट बना सकते हैं। आपने देखा है कि तेज चलने या दौड़ने पे सांस की गति बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? सांस लेने और छोड़ने के क्रम में अपने उदर और वक्ष की गति को ध्यान से देखिए। कुत्ता, बिल्ली और अन्य जंतुओं की ओर ध्यान दौड़ाएं और परीक्षण करें। उनमें उदर और वक्ष की गति किस प्रकार होती है? हम नाक या मुंह से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो क्या आपको पता है सांस में कौन सी हवा प्रयुक्त होती है? जो बाहर निकलती है उनमें किस गैस की अधिकता होती है? सांस लेने और छोड़ने में किस बाहरी अंग का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑक्सीजन युक्त हवा शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया, इसको इनहेलेशन कहते हैं, यानी अंतःश्वसन कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उच्छ्वसन यानी एक्सहेलेशन कहलाती है। तो कहने का मतलब है उच्छ्वसन से उत्सर्जित हवा में O2 की मात्रा कम और CO2 और वाष्प की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अगर आपको अंतःश्वसन वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझ लीजिए, अंतःश्वसन मतलब अंदर लिए जाने वाला हवा, और उच्छ्वसन मतलब समझिए कि बाहर जाने वाली हवा आपके अंदर से। ठीक है, तो आप ना एक काम करते हैं, क्रियाकलाप 2 देख लीजिए क्या होता है। इसमें क्या करना है आपको? उच्छ्वसन यानी बाहर जो निकलने वाली उच्छ्वसन में निकली गैस का परीक्षण करें। एक परख नली में चूने का पानी एक नली डालकर उसमें फूके। कुछ देर फूकने के बाद चूने के पानी का परीक्षण करें, क्या रंग बदल जाता है? देखेंगे कि चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। अर्थात अब जरा सोचिए कि अंतःश्वसन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आता है। स्मरण करें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होता है, जिसका उपयोग सभी जीव करते हैं, और CO2 मुक्त करते हैं, जिसका उपयोग पौधे भोजन बनाने में करते हैं। इस प्रकार वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बनी रहती है। जीवों को जीवित रहने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पढ़ने, सोने, चलने, यहाँ तक भोजन करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त कौन कौन से कार्य जिनमें ऊर्जा आवश्यक है, तो कार्यों की हम लोग सूची बनाएंगे। तो कार्य की सूची ये बना सकते हैं आप। ठीक है, तो ये ऊर्जा कहाँ से आती है? आपके माता पिता नियमित रूप से भोजन करने के लिए क्यों कहते हैं? आपने कभी सोचा है? भोजन में ऊर्जा होती है ना, संग्रहित होती है, जो जैव रासायनिक क्या बोलते हैं अभिक्रिया शोषण के दौरान भोज्य पदार्थों के रासायनिक अपघटन के परिणामस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग जीव अपने सभी प्रकार के कार्यों के लिए करता है। इस प्रकार हम देखते हैं सांस लेना और श्वसन की प्रक्रिया एक नहीं है। सांस लेना हवा के शरीर में अवगमन की क्रिया है, जैसे मनुष्य में नाक से फेफड़े तक और वापस फेफड़े से नाक तक। तो जबकि श्वसन जो होता है ना, शरीर कोशिकाओं में उपलब्ध ग्लूकोज अणुओं का रासायनिक जो है ना अपघटन होता है, जो ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज अणुओं के अपघटन के फलस्वरूप CO2 और जल प्राप्त होता है। ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग जो अपने कार्यों के लिए करते हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट बनाए अंतर समझने के लिए कि ब्रीथिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। यानी देखिए,
इसमें है कि यह एक यांत्रिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन शोषित और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उच्छ्वसित होता है। दूसरा पॉइंट, यह कोशिका के बाहर होने वाली क्रिया है। तीसरा, इस क्रिया में ऊर्जा खपत होती है। फोर्थ पॉइंट, इस क्रिया में एंजाइम की सहभागिता नहीं होती। अब आता है शोषण में, रेस्पिरेशन में। यह जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज जो होता है ना ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल देता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ये कोशिका के अंदर होने वाली क्रिया, इसलिए कोशिकीय शोषण भी कहते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। यहाँ पे ऊर्जा मुक्त हो रही है और अंतःशोषण और उच्छल शोषण में खर्च हो रही थी। इस क्रिया के निष्पादन में एंजाइम की सहभागिता होती है, यानी बिना एंजाइम की सहभागिता के ये काम नहीं हो सकता है, यानी ठीक है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो जैव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करता है और अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। क्या शोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है? जरा सोचिए, क्या होता है भोजन के बाद पानी कम पीते हैं। वास्तव में शोषण की क्रिया O2 के ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों परिस्थितियों में संभव है। जब ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तब इस प्रकार की शोषण कहलाती है। शोषण ऑक्सी शोषण कहलाती है। ऑक्सी शोषण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का विक्रिया करने पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का शोषण उच्च वर्गीय पौधे और जंतुओं में होता है। चलिए, अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का जब अपघटन कराते हैं यानी अनऑक्सी शोषण कराते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। यह क्रिया जो होता है ना किण्वन भी कहलाती है। तो मुख्य रूप से इस प्रकार का जो शोषण होता है सूक्ष्म जीवों जो होते हैं ना वो एंड अमीबा, गोल कृमि और जीवाणुओं में होता है। एंड अमीबा, गोल कृमि और जीवाणुओं में होता है। ईस्ट जो होता है ना एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है जिसमें अनॉक्सी श्वसन क्रिया होती है, इथाइल अल्कोहल बनता है। ईस्ट का प्रयोग जो होता है ना अंग्रेजी शराब तथा पाव रोटी बिस्कुट उद्योग में होता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अल्कोहल में अपघटन किण्वन कहलाता है। फिर से सुन लीजिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अल्कोहल में अपघटन और किण्वन कहलाता है। चलिए, अब आते हैं ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण में डिफरेंस। ऑक्सी शोषण जो होता है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनऑक्सी शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज ऑक्सी शोषण में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है ना पूर्ण रूपेण कार्बन डाइऑक्साइड जल में ऑक्सीकृत होता है और अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। और यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल CO2 में टूटता है और इसमें टूट रहा है और कम ऊर्जा मुक्त होती है अनऑक्सी शोषण में, ठीक है। अब देखिए जंतुओं में शोषण कैसे होता है। पहले वातावरण, स्वच्छ हवा में सांस लेना, फिर फेफड़ा, फिर O2 का वहन, रक्त संचरण, O2 का वहन, ये सब दिया हुआ देख लीजिए। हवा में O2 की मात्रा घटा हुआ, मात्रा बढ़ा हुआ, ये सब लिस्ट है। ये लगातार चल रहा है कि O2 का वहन करते हैं, O2 वहन करते हैं, फिर अपोजिट क्रिया से O2 का वहन, इस तरह चलता प्रक्रिया चलता है। मानव में श्वसन देख लीजिए, कौन कौन से इसके श्वसन वाले भाग होते हैं। कहीं हम भाग लेते हैं नसा द्वार, नसा गृह, मुख गृह, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़ा इत्यादि, ये सब अंग है, ठीक है। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले मुख्य अंग है नसा द्वार, नसा गृह, मुख गृह, ग्रसनली, श्वास नली, फेफड़ा। अब हम लोग जाने कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया इन अंगों द्वारा कैसे संपन्न होती है। सामान्यतः हम लोग वातावरण से ऑक्सीजन युक्त हवा नसा द्वार से ग्रहण करते हैं, जो नसा गृह से होते हुए श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़ा वक्ष गृह में स्थित होता है। वक्ष गृह को आधार प्रदान करने के लिए एक फेसीय प्रत डायफ्राम होता है, ठीक है। अंतःश्वसन के समय पसलियाँ ऊपर की ओर बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है, जिससे वक्ष गृह का आयतन बढ़ जाता है, वायु फेफड़ों में प्रवेश की जाती है। उसी तरह उच्च श्वसन में पसलियाँ नीचे अंदर की ओर जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर से पूर्व स्थिति में आता है। इस पर हम देखते हैं कैसे हमारा वक्ष फैलता और सिकोड़ता है। तो ये सब दिया हुआ है। देखिए, सभी जीव जो होते हैं ना
परिवेश से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। ग्रहित ऑक्सीजन कोशिकीय श्वसन की क्रिया में काम होता है। श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनेक एंजाइमों की सहायता से कई चरणों में संपन्न होती है। रक्त जो होता है ना, शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने वाला वाहक होता है। ऑक्सीजन का वहन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले वर्णों को यानी हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। यह ऑक्सीजन से संबंध होकर हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन विभिन्न कोशिकाओं में विकसित होता है। पुनः कोशिकाओं से हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से संबंध होकर कार्बोक्सिक जो होता है हीमोग्लोबिन बनाता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इस CO2 को बाहर निकालने के लिए रक्त CO2 को फेफड़ों तक लाता है, जहाँ से CO2 नासा द्वार से बाहर निकल जाता है। CO2 को बाहर निकालने के लिए रक्त CO2 को फेफड़ों तक लाता है। ठीक है, फिर वो निकल किसे जाता है? नासा द्वार से। गाय, मेढक, छिपकली, मुर्गी आदि जंतुओं की वक्ष गिरिकाओं में फेफड़े होते हैं। क्या अन्य जंतुओं में भी फेफड़े होते हैं? गाय, मेढक, छिपकली, मुर्गी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तरीका आप पीछे में देखिए, केचुआ में त्वचीय श्वसन कैसा होता है, मछली में श्वसन कैसा, सभी जंतुओं में श्वसन क्रिया होती है, परंतु उनमें श्वसन के अंग जो होते हैं ना अलग अलग होते हैं। जैसे अमीबा पैरामीशियम में गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह से विषम द्वारा होता है। ठीक है, उसी तरह बहुकोषीय जीव जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान त्वचा के द्वारा होता है। जैसे केचुआ, इसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। तेल चट्टे और अन्य कीटों में श्वसन के उनके शरीर पे छिद्र होते हैं, इसे श्वास रंध्र कहते हैं। इस रंध्रों से गैस का विनिमय होता है। मेढक जल तथा स्थल दोनों में पाया जाने वाला जंतु है। इसमें श्वसन की क्रिया फेफड़ों तथा त्वचा के द्वारा होती है। जलीय जीव जैसे मछली में श्वसन के लिए विशेष अंग गलफड़ा होता है, इससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन श्वसन के लिए प्रयुक्त होता है। श्वसन के उपरांत CO2 मुक्त होता है। अब आता है पौधों में श्वसन। देखिए, प्राय आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि रात्रि में वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए या सूर्यास्त के बाद वो वृक्षों के नीचे नहीं खेलना चाहिए। क्या आपने जानने का प्रयास किया वो मना क्यों करते हैं? तो ये सब देखिए, जंतुओं की तरह पौधे भी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। पौधों में भी श्वसन क्रिया होती है, क्योंकि उनमें जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं करनी पड़ती है। इन क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधे मुख्यतः कौन कौन सी जैविक क्रियाएं करते हैं? पौधों में सांस लेने और छोड़ने के लिए जंतुओं की तरह अंग नहीं होते, बल्कि पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों से यानी स्टोमाटा से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय होता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होता है, ऑक्सीजन बाहर मुक्त होता है। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का अनुपात संतुलित रहता है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक क्षण जंतुओं और पौधों में होती रहती है। रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होने से इसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, ये जिस कारण वृक्ष के नीचे सांस लेने में कठिनाई होती है, गर्मी लगने लगती है। गर्मी क्यों लगती है? श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊर्जा विमुक्त होती है, जिससे गर्मी का अनुभव होता है। पौधे की कोशिकाएं जंतु की कोशिकाओं की तरह ग्लूकोज अणुओं का अपघटन करती है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। क्या बीजों में श्वसन होता है? क्या आपने बीजों से भरी बोरियां और अन्य भंडारों में हाथ डाल के देखा है? क्या अनुभव करते हैं? गेहूं, धान, चना आदि के बोरी में हाथ डाल कर देखिए, क्या गर्माहट महसूस होता है? ऐसा क्यों होता है? ये सब पूरा कैप्सेट हमने पढ़ा और इसके बाद ये कुछ वर्डिंग है, इसको देख लीजिए इंग्लिश में, आपको फायदा होगा। देखिए, लाइन से मैं आप देख लीजिए, सभी जीव सांस लेते हैं। सांस लेने में ऑक्सीजन युक्त हवा का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा का त्याग करते हैं। सांस लेने की क्रिया अंतर श्वसन और छोड़ने की क्रिया उच्च श्वसन कहलाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन ऑक्सी श्वसन कहलाता है और अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। अंतर श्वसन उच्च श्वसन एक यांत्रिक क्रिया है, जबकि श्वसन एक जैविक रासायनिक क्रिया है। ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर CO2 जल और ऊर्जा विमुक्त करता है। शारीरिक क्रिया बढ़ने से श्वसन की दर बढ़ जाती है। केंचुओं में गैसों का विनिमय त्वचा के द्वारा होता है। मछलियों में गलफड़ों के द्वारा होता है। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं, जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। इन्हें रंध्रों से गैस का विनिमय होता है। पौधे की कोशिकाओं में ग्लूकोज का अपघटन अणुजीव की तरह होता है। रात्रि में पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। और फिर कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए। उम्मीद है कि आपको मैंने अच्छे से कवर करा दिया। हाँ, कर लीजिएगा।